जय हिंद साथियों, मैं अभय गोस्वामी एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का मैथ्स की पाठशाला पर। हम मध्य प्रदेश कांस्टेबल के पीवीएसएस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हम 7 पेपर को सॉल्व कर चुके हैं। ये 8 नंबर का पेपर है। अगर आपने अभी तक वो पेपर को सॉल्व नहीं किया है तो एक बार जाकर उन पेपर्स को जरूर सॉल्व करें। और आप एक बात विश्वास रखिएगा कि अगर मैथ्स के 50 या 55 क्वेश्चन आते हैं या 60 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स और रीजनिंग को मिला के, तो आप अगर प्रीवियस पेपर को भी सॉल्व करते हैं तो आपके 55 प्लस से ज्यादा नंबर आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेपर। तो देखिए यहाँ पर देखो फिर से प्रायिकता का क्वेश्चन आ गया है। हर शिफ्ट में प्रायिकता के 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो कई बच्चों को प्रायिकता में डाउट भी होता है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ कि मैं 100 महत्वपूर्ण प्रायिकता के ऐसे क्वेश्चन को लेके आ रहा हूँ। जैसे आपको मैंने बताया था कि प्रायिकता में क्या होता है, 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो उन 4 टाइपों को मैं मिलाकर 100 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, जो आपको आने वाले कांस्टेबल के लिए पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। उसमें से आप मानकर चलिए आपको एज इट इज क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। हो सकता है थोड़े वो डिजिट इधर से उधर रहे, नहीं तो कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको वही के वही क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो जल्दी मैं उस पर वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, आप जाकर उसको प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 52 पत्तों के बंडल से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। तो देखिए फिर से निकालना हो रहा है, मतलब सिलेक्शन हो रहा है किसी भी चीज का। जब हम सिलेक्शन करते हैं तो क्या लगाते हैं, कॉम्बिनेशन, मतलब संचय। इसकी क्या प्रायिकता है कि भी दोनों पत्ते क्या होंगे, बादशाह। तो देखिए हमको क्या करना है, 52 पत्ते हैं ताश के, उनमें से 2 पत्तों का चयन करना है। तो 5C2 हो जाएगा। तो ये तो हो गई जो कंडीशन सवाल में दी हुई है। अब हमें जो निकालना है इसकी क्या प्रायिकता होगी कि दोनों पत्ते बादशाह होंगे। तो अभी मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि 52 ताश के पत्तों में 4 बादशाह होते हैं। कितने, 4 बादशाह। अब 4 बादशाह में से हमको 2 पत्तों का चयन करना है। तो क्या हो जाएगा, 4C2। और उस दिन मैंने अभी आपको बताया था जब भी हमको प्रायिकता निकालना होता तो ऊपर वह डिजिट लेते हैं जो हमको निकालना है और नीचे वह लेते हैं जो हमको दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 4 × 3 2 × 1। ये एनसीआर वाली फॉर्मूला लगा है इसमें। ठीक है, ये हो जाएगा 52 × 51 अपॉन 2 × 1। काट दीजिए, ये इससे गया, क्या बचा, 4 × 3 अपॉन 52 × 51। देखिए 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 7 21। तो क्या बचा, 1/13 × 70। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप अगर ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 ही एक ऐसा है जिसके ऊपर 1 है, अंश पे 1 है, बाकी सब डिजिटों में 1 नहीं है। तो इसका आंसर देखते ही आप दे सकते हैं 4 हो जाएगा। नहीं तो आप देखिए 7 या 21, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 1, तो इसका यूनिट डिजिट भी क्या है, 1। तो आपको इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए मैनेजर शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से ऐसे पुनः व्यवस्थित किया जा सकता है। देखिए ये हो गया अरेंजमेंट वाला, ये क्रमचय का टाइप हो गया। ये क्रमचय का है, मतलब जिसमें हमको क्या करना है, अरेंज करना है मैनेजर को। मैनेजर शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से ऐसे पुनः व्यवस्थित किया जा सकता है कि जर हमेशा साथ आए। देखिए अगर इस सवाल में ये हमसे नहीं देता, MANAGER मैनेजर, अगर हमसे ये वाली कंडीशन नहीं देता तो इस सवाल को हम कैसे सोल्व करते। देखिए तो हम क्या करते, मैनेजर में कितने वर्ण, 2 4 6 7, 7 हैं। तो हम फैक्टोरियल 7 तरीके से क्या करते हैं, मैनेजर को अरेंज कर सकते हैं। लेकिन क्या इसमें ए तो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो जो भी संख्या रिपीट होती है उसके क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, डिवाइड करते हैं उसके फैक्टोरियल से। अगर 3 बार हो रहा होता तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करते और इसका आंसर हमको आ जाता। लेकिन सवाल में उसने बोला है कि जर ये क्या हमेशा साथ आए। तो भाई ये जो जर है ये क्या करे, तीनों साथ में आए। तो भाई देखो अब ये तीनों तो साथ में आ रहे हैं, जैसे हमने बोला कि भैया ये तीनों क्या एक साथ आते, ये तीनों की क्या हो गई, एक फैमिली हो गई। और ये चारों जो है वो सब क्या है, अलग अलग है। भाई जैसे हमको शादी का कार्ड देना है, अब शादी का कार्ड देना है, जैसे इनकी अगर ये एक ही फैमिली नहीं होती, हम सबको शादी का कार्ड दे रहे थे तो हमको इसको 7 तरीके से कार्ड दे रहे थे। भाई इसको अलग कार्ड, इसको अलग कार्ड, एन को अलग, ए को अलग, जी को अलग, ई को अलग, आर को अलग। लेकिन हमने कहा कि ये जो तीनों हैं जी ई आर, ये एक ही फैमिली के सदस्य हैं, एक ही फैमिली के सदस्य हैं, तो उनको तो मैं केवल एक कार्ड दूंगा, दूंगा कि नहीं। तो 1 2 3 4 और ये की 5, टोटल कितने कार्ड दूंगा मैं, 5 कार्ड दूंगा। अब ये जर को भी तो हम 3 प्रकार है, फैक्टोरियल 3 तरह के जमा सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया जी ई आर, अब इसको हम इस तरह भी तो अरेंज कर सकते हैं, आर ई जी। इस तरह हम इसको फैक्टोरियल 3 तरीके से इसको भी अरेंज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 अपॉन ए कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, तो 2 से क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 से हम इसको डिवाइड दे देंगे। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 5 × 4 × 3 × 2 × 1 मल्टीप्लाई 3 × 2 × 1 अपॉन 2 ×
है 1, 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1 करेगा। देखिए पंचों को 20, ये 60, दूनी 120, 12 36, तो क्या आएगा 360 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये डिग्री नहीं है, मतलब 360 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कई बच्चों को हो सकता है ये समझ में ना आए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा जिससे आपको क्रमचय और संचय बहुत ही अच्छे से समझ में आने लगेगा। अगर आपने देखिए पहले इसको नहीं किया होगा तो हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 8 सही 7/8 से कम है। तो देखिए इसको फ्रैक्शन में कंप्लीट मत कीजिए, आप इसको डायरेक्ट लिखिए। देखिए 8 पॉइंट ये क्या हो जाएगा 70, ठीक है। तो 8 का डिवाइड लीजिए, क्या हो जाएगा 8 8 64.8, बस ये क्या हो जाएगा 0.9। सॉल्व कर लिए। तो क्या पूछा हमसे कम पूछा, तो ये होगा क्या नहीं होगा। देखिए ये पूछिए 8 नाम 72 होता है, सॉरी 9 है, तो 9 8 72 पॉइंट कितना बचा 9 बचा, तो ठीक है 9 नाम 81 9, ये होगा क्या ये भी नहीं होगा। अब देखिए इसको देखिए 9 नाम 81 पॉइंट आ रहा है तो ये भी नहीं है, बचा ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसको सॉल्व करके भी देख लीजिए। देखिए 5 8 40, 3 बचा 5 6 30, तो 8.6 हमसे क्या पूछा था कम वाला, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए इसे हल कीजिए। इसको भी आप दो तरीके से हल कर सकते हैं। पहले तो आपको इसको यहीं कर लीजिए। देखिए डायरेक्ट इसको फ्रैक्शन के रूप में सॉल्व मत कीजिएगा, आप इसको यहीं ऐड कीजिए। देखिए 5 को ऐड कीजिए 2 में, क्या हो जाएगा 7, ये प्लस लगाइए 3/4 प्लस 1/2, ऐसा ही है। देखिए मैं समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट ये वाली लाइन लिखता है। एलसीएम लीजिए 4 का कितनी बार जाएगा 1 3 प्लस 2, तो देखिए क्या हो जाएगा 7/5/4। अब इसको भी सॉल्व करके लिख सकते हैं हम 8/1/4। अब ये यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का यहाँ पर 8/1/4। अब देखिए ये 10 में से ये 8 गया, क्या गया 8 गया, कितना बचा 2। यहाँ एलसीएम लीजिए, क्या हो जाएगा 8 1 2 बार गया तो -2। अब इसको सॉल्व कीजिए 2 क्या हो जाएगा ये -1/8। अब -1/8 होगा तो इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा हमें, तो क्या हो जाएगा 2 -1/8। 8 दूनी 16 और 1 16 में से गया तो क्या बचा 15/8 हो गया। बस सॉल्व कर लीजिए। देखिए 8 एकम 8 कितना बचा 7, तो 1 सही 7/8, इसका क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यदि y का 90% क्या है x है, यदि y का 90% x है तो x का कितना प्रतिशत y होगा। तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए क्या हो जाएगा ये 9/10 इज इक्वल टू x/y, y को हम यहाँ ले गए। अब देखिए वो क्या बोल रहा है सवाल में, x का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, कितना प्रतिशत क्या है y है, बस x की वैल्यू क्या है 9 मल्टीप्लाई ((100) इज इक्वल टू 10, क्वेश्चन मार्क बराबर क्या हो जाएगा 1000/9। सॉल्व कीजिए, एक बार गया एक बार गया एक बार गया तो 111, देखिए दशमलव क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। एक ही ऑप्शन में, इसको पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए सुमन ने अपने पुत्र रमेश को 500 रुपए दिए। भाई कोई सुमन थे, उनने अपने पुत्र को कितने दिए 500 रुपए दिए। उसने कहा कि किराने वाले को 263 एवं सब्जी वाले को 149 रुपए 149 रुपए देने को कहा। रमेश के पास कितने रुपए बचे। देखिए हमसे भी कहती है ना मम्मी, जब बेटा 500 रुपए का ये ले जा, क्या देती 10 रुपए 50 रुपए दी, जा बेटा 10 रुपए का दूध लिया ना, 20 रुपए का ये लिया ना, ठीक है, जो पैसे बचे वो तू रख लीजिए, ऐसा बोलती है ना मम्मी। तो वो यही चीज इसमें पूछ रहा है कि उसके पापा ने उसको दिए 500 रुपए, तो कितने रुपए बचे। बस सिंपल इसको जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 2 1, कितना हो जाएगा 3 और 1 4, 412। 500 में से 412 गया तो कितना बचा 88, ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक संख्या इस प्रकार है कि इसके अंकों का योग का 8 गुना। भाई देख अगर अंकों का योग होता तो क्या होता 8x + y, मैंने आपको बताया था। इसका 8 गुना, इसका 8 गुना यदि उस संख्या से घटा दिया जाए, यदि उस संख्या से घटा दिया जाए, मतलब यदि उस संख्या से 45 घटा दिया है, मतलब इस संख्या से क्या हो 45 घटा दिया जाए तो इसके अंक प्रतिलोमित हो जाते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि प्रतिलोमित क्या होता है। अगर 929 दिया है, इसको मुझे प्रतिलोमित करना है, मतलब क्या करना है रिजर्व करना है। इंग्लिश में ये समझ में आता है क्या हो जाता है 92 हो जाता है। अगर दिया हो 81 तो इसका प्रतिलोमित क्या हो जाएगा 18 हो जाता है।
तो वह संख्या क्या है। तो देखिए सबसे अच्छा तरीका है कि देखिए आप अगर इसको x मान के करेंगे तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ जाती है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये क्वेश्चन। तो सबसे अच्छा तरीका रहता है इन क्वेश्चंस को करने का ऑप्शन, कि आप ऑप्शन से ही जाइए। अब वो देखिए क्या बोला, एक संख्या इस प्रकार है कि इसके अंकों का योग, अब भाई ये जो दो अंक है इसका योग क्या हो जाएगा 5, इसका 8 गुना मतलब 8 पंजे 40 उस संख्या के समान है। यदि उस संख्या से 45 घटा दिया, अगर हम इससे 45 घटा सकते हैं तो अंक प्रतिलोमित हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन ये भी नहीं होगा। अब देखिए क्या है 9 इंटू 8, 8 नाम क्या हो जाएगा 72, होगा कि नहीं होगा। यदि उस संख्या से 45 घटाना है, हमको क्या घटाना है 45, तो देखिए 12 में से 5 गया तो 7 बचे, और 6 में से 4 गया तो क्या बचा 2 बचा, 27 ही 27 आ रहा है, तो प्रतिलोमित नहीं हो रहा है, ये भी नहीं होगा। ठीक है 32 को देख लीजिए, 5 मल्टीप्लाई 8, 8 5 40, अब इसमें से भी नहीं घटेगा। इधर आते हैं 72 पर, 72 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 8, तो 8 नाम क्या हो गया 72 हो गया। अब हमको क्या करना है 45 घटाना है, तो घटाइए कितना आएगा 7 2, देखिए 27, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि प्रतिलोमित क्या होता है उसके डिजिट क्या हो जाते हैं बदल जाते हैं। अब 72 तो 72 ही आ रहा था, 27 तो 27 ही बन रहा था, प्रतिलोमित थोड़ी हो रहा था। अभी 72 क्या हो गया, उसने बोला एक संख्या इस प्रकार है कि इसके अंकों का योग, ये जो दो अंक दिए 7 + 2 क्या हो जाएगा 9 का 8 गुना उस संख्या के समान है। यदि उस संख्या से ये संख्या से 45 घटा दिए जाए तो इसके अंक क्या हो जाते हैं प्रतिलोमित हो जाते हैं। तो आप इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यदि पी का 17% 17% क्यू के 13% के समान है, तो क्यू अनुपात पूछ रहा है, तो ये क्या इधर बचा 70/13 क्यू पी यहां पर आ जाएगा। क्या पूछा, यही हमसे पूछा, तो 17/13 ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 3 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है। देखिए इसका मैंने आपको बेसिक भी मैं बता चुका हूं पिछले पार्टों में, लेकिन इस बार मैं इसको डायरेक्ट आपको बताऊंगा कि 3 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है 27, क्या है 27। देखिए अभी मैं आपको इसको भी बेसिक से बता देता हूं, फिर डायरेक्ट देखिए आप इसका आंसर कैसे करेंगे। यहाँ पर दिया है 3 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है 27, नए औसत को ज्ञात करें जबकि 3 संख्याएं प्रत्येक 3 से कम है। तो देखिए अगर 3 संख्याओं का औसत क्रमागत, यहाँ पे बोला क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है 27, तो वह संख्याएं क्या होंगी 26, 27 और 28 होंगी कि नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी। अब वो बोल रहा है कि नए औसत को ज्ञात करें जबकि सभी तीनों संख्या प्रत्येक 3 से कम है। प्रत्येक क्या है 3 से कम, ये भी 3 से कम होगी, कितना हो जाएगा 23, ये भी 3 से कम होगी तो क्या हो जाएगा 24, ये भी 3 से कम होगी तो क्या हो जाएगा 25, तो हमारा औसत क्या हो जाएगा 24, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये तो था इसका बेसिक। लेकिन बच्चों देखिए यहाँ तो 3 संख्याएं थी तो हमने लिख लिया, कई बार आ जाता है 10 संख्या आ जाता है, 20 आ जाता है, 25 आ जाता है ना, 50 संख्या आ जाता है, तो क्या हम हर एक संख्या को लिखकर देखेंगे क्या, नहीं। तो देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए और वो औसत बोले तो हमेशा डायरेक्ट क्या करिए, औसत में से जितना भी वो बोला उतना माइनस कर दीजिए, तो हमारा आंसर क्या जाता है, वही आंसर आ जाता है। अब वो औसत में से क्या माइनस करने का बोले या प्लस करने का बोले या मल्टीप्लाई करने का बोले या डिवाइड करने का बोले, तो जो भी होगा वो क्या होगा इसी औसत में होगा। देखिए मैं एक एग्जांपल समझा देता हूं आपको, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, भाई ऐसी ये 7 संख्याएं, इसका औसत कितना होगा, इसका औसत होगा 4, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब मैं बोल रहा हूं कि इन संख्याओं में एक जोड़ा जाए, कितना एक जोड़ा जाए सभी में, तो ये क्या हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8, इन संख्याओं में क्या किया मैंने एक जोड़ा, तो बताइए इन संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए इन संख्या का औसत क्या हो जाएगा, ये सब क्रमागत संख्या है तो इसका औसत क्या हो जाएगा 5, होगा कि नहीं होगा, जबकि इन सब में मैंने एक एक जोड़ा। अगर मैं यही ये वाली लाइन बोल देता कि ये संख्याएं हैं कुछ 7 संख्याएं क्रमागत संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है 4 है, ठीक है, इन सभी संख्याओं में मैं एक को जोड़ता हूं या 2 को जोड़ता हूं या 3 को जोड़ता हूं, जो भी संख्याएं बोले वो क्या करो इसी औसत में क्या कर दो प्लस कर दो। तो जैसे इसमें एक जोड़ा था तो मैंने इसमें भी एक प्लस कर दिया, तो क्या आ गया 5 आ गया। तो देखिए ये समान है कि नहीं, समान है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो आप डायरेक्ट औसत में ही उसको प्लस कर दीजिए, औसत में प्लस कर दीजिए, औसत में माइनस कर दीजिए, मल्टीप्लाई का बोले तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी बोले आपको क्या करना है औसत में करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वह संख्या कौन सी है जिसका 12% 252, तो सिंपल है, देखिए 12% बराबर क्या दिया है हमको 252, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 एकम 12, हमको 100% का मान चाहिए, तो 2 जीरो चिपका दो, 2 जीरो इसमें चिपका दो, क्या हो जाएगा 2100, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आज
बी ए से आयु में दुगना है, तो भाई ए है कोई, ये बी है, तो आज जो बी ए से आयु में क्या है दुगना, तो ये 1 है, तो ये क्या है 2 है। 10 वर्षों में ए और बी की आयु का अनुपात 2 अनुपात क्या हो जाता है 3। 10 वर्षों बाद ए और बी की आयु का अनुपात कितना हो जाता है 2:3 होगा। तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए साथियों, मैंने आपको पिछले टाइप में भी बताया था, पिछले चैप्टरों में जब हम पेपर सॉल्व कर रहे थे उसमें भी बताया था कि अगर कोई बहन भाई या कोई भी दो व्यक्तियों की आयु के बीच में इतने वर्षों का या 5 वर्षों का अनुपात है, तो आज से 10 वर्षों बाद भी उनकी आयु के बीच उतना ही अंतर रहेगा। अगर आज उनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है तो 10 वर्षों बाद भी उनकी आयु में उतना ही अंतर रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो अपन को क्या करना है, इनका डिफरेंस देखना है। डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए, समान। यहाँ पे भी देखिए डिफरेंस क्या है, समान है। अगर डिफरेंस समान नहीं है तो इनको डिफरेंस को समान करना पड़ता है। तो जब भी डिफरेंस असमान रहे तो उनका सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उसको एक्स मानकर करें। अगर डिफरेंस समान है तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट जल्दी ही हो जाता है। भाई 10 वर्षों में कितना हुआ, ए प्लस बी की आयु का अनुपात 1 हुआ, तो 1 बढ़ा, 1 रेशो की वैल्यू क्या है 10 है कि नहीं। अब वो हमसे पूछा बी की वर्तमान आयु, बी की वर्तमान आयु कितनी थी 2 रेशो थी, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 10 कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 20। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ए एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है, ए है कोई, इस कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी इसी कार्य को 10 दिन में करता है। तो देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आया तो सबसे पहले निकालिए टोटल वर्क कितना आ जाएगा 30, फिर निकालिए इसकी एफिशिएंसी, ये 2 बार ये 3 बार, बस उसके बाद फिर आगे सवाल को पढ़ना स्टार्ट करिएगा। पहला काम रहता है हमने लिखा और इनका टोटल वर्क निकाला और इनकी एफिशिएंसी निकाली, मतलब इनकी क्या निकाली क्षमता निकाली, ठीक है। फिर सवाल को आगे पढ़ना है। एक कार्य करना प्रारंभ करता है और 5 दिनों के बाद बी उसमें शामिल हो जाता है। तो ए ने काम करना आरंभ किया, 5 दिनों तक काम किया, कितना काम कर लिया 10 काम को ए कर चुका है, उसके बाद बी शामिल होता है। तो कार्य को पूरा करने हेतु लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 10 काम हो चुका है, टोटल काम था 30, कितना काम बचा है बी। अब भाई बी भी इसमें शामिल हो गया, सॉरी टोटल काम था 30, 10 काम हो चुका है, काम कितना बचा है 20। अब इस काम को दोनों मिलकर कौन कर रहे हैं ए और बी। ए और बी की क्षमता कितनी है 5 है कि नहीं, तो कितना दिन में काम हो जाएगा 4। तो देखिए ऑप्शन में क्या है 4 दिया हुआ है। तो बच्चों इसको देखते से तुरंत ऑप्शन एक को टिक कर आगे मत बढ़ जाना, सवाल को पढ़िए ध्यान से। भाई ऑप्शन को अगर आप एक को टिक करके आगे चले जाएंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन गलत, आंसर हो जाएगा गलत। फिर जब नंबर नहीं आएगा तो आप बोलेंगे कि यार हम तो सही करके आए थे, हमारा 1 नंबर का कट गया। सवाल को ध्यान से पढ़िए। कार्य को पूरा करने में, यहाँ पे अगर बोलता है कि शेष कार्य, कार्य का शेष कार्य, अगर शेष कार्य लिखा होता है यहाँ पर शेष, तो ऑप्शन हो जाता 4, ऑप्शन नंबर 1, 4 दिन हमारा आंसर हो जाता। लेकिन उसने बोला है कि शेष कार्य नहीं बोला, उसने बोला कार्य को पूरा करने में, पूरा करने हेतु लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 4 दिन ये है और ये 5 दिन, तो इन्हें भी तो काम किया था भाई कि नहीं किया था, क्या हो जाएगा इसमें प्लस हो जाएगा 5, तो क्या हो जाएगा 9। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बच्चों साथियों दोस्तों जो भी है एक बार ऑप्शन और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ही आंसर लगाइए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन से सिलेक्शन रुक जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए सबसे वही वाली बात, एक कार्य को कितने 15 दिनों में कर रहा है, बी उस कार्य को 20 दिनों में कर रहा है। तो सबसे पहली प्रोसेस क्या हमारा इसका एलसीएम टोटल वर्क, टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क निकाल के इसकी क्या निकालिए एफिशिएंसी। अब देखिए दोनों 6 दिनों के लिए कार्य करते हैं, भाई दोनों क्या कर रहे हैं 6 दिनों के लिए कार्य, दोनों टोटल कार्य कितना कर रहे हैं 7, 6 दिनों के लिए कार्य कर रहे हैं तो कितना 42। तो बोला है कि कार्य करते हैं, तब शेष कार्य है, भाई 42 कार्य हो चुका है, तो शेष कार्य क्या हो जाएगा 42 को माइनस कीजिए, कितना आएगा 8, और इसमें से माइनस किया तो क्या 18। ये शेष कार्य है, लेकिन किस पे 60 पर है कि नहीं, काट दीजिए 6 18 बटे 10, 3/10 है क्या है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अशोक ने एक उपहार वस्तु खरीदी। अब इस क्वेश्चन को बच्चों आप 2 तरीके से कर सकते हो, एक तो बिल्कुल बेसिक और एक होता है रेशो मेथड। आप बेसिक से भी कर लीजिए तो भी इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही जल्दी आ जाएगा। भाई अशोक ने एक उपहार वस्तु को 110 रुपए में खरीदी और 110 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च किए। उसके बाद उसने भूषण को 20% के लाभ पर बेच दिया। भूषण ने उसे चरण को 10% की हानि पर बेच दिया और चरण ने उसे 10% के लाभ पर 1188 रुपए में बेच दिया। तो बताना है कि हमको अशोक ने उस वस्तु के लिए कितना भुगतान किया। हम मान लेते हैं उस अशोक ने उस वस्तु को 100 रुपए में खरीदा हुआ, बिल्कुल खरीदा।
फिर उस पर 110 रुपये क्या कर दी उसने, मरम्मत के दे दिए, तो इसकी कुल कीमत हो गई। फिर उसने क्या किया, मरम्मत पर खर्च करके उसके बाद उसने भूषण को 20% के लाभ पर, कितना, 20% के लाभ पर, तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5, मतलब 5 पर 1 का लाभ, मतलब 6/5। आप इसको देखिए डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकते हो, कितना, 20% लाभ, 120/100 लिख सकते हैं कि नहीं। जब आप इसको काटोगे तो भी क्या आएगा, 6/5 ही आएगा। तो रेशो में लिखिए, थोड़ा क्वेश्चन सही हो जाता है। तो 6/5 पर फिर भूषण ने उसे चरण को 10% हानि, 10% को हम क्या ले सकते हैं, 1/10, 10 पर 1 रुपए की हानि हो रही है, तो बेच कितने में रहा है, 9/10 में, मल्टीप्लाई। और चरण ने उसे 10% के लाभ पर, 10% मतलब 1/10, 10 पे 1 का लाभ कितना, 11/10। ऐसा करने पर 1188 रुपए में क्या हो रहा है, बेच रहा है। बस सॉल्व कर दीजिए, देखिए आप काट दीजिए इसको, 11 से काट दीजिए, 11 एकम 11, 0, 11 8 88। ठीक है, अब किससे कटेगा, 9 से काट दीजिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 6 से काट दीजिए, 6 दूनी 12। देखिए 5 दूनी 10 और ये 2 जीरो की 2 जीरो, ये है x प्लस 110 बराबर ये x। अभी 110 यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का क्या आ जाएगा, 890 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा। भाई 890 ही तो होगा। देखिए इसमें से हमको क्या करेंगे, 110 को माइनस करेंगे, 0 की 0, ठीक है, यहाँ 0 की 0, 9 में से 8, 10 में से 1 गया तो क्या बचा, 9, 9 में से गया तो 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको रेशो से कैसे करते हैं। अब यहाँ पर बोला है कि अशोक ने एक उपहार वस्तु को इतने में ये किया, बस आप तो ये सब छोड़ो, उसने क्या किया, आप डायरेक्ट यहाँ पर आओ, उसे 20% का लाभ हुआ, 20% मतलब 1/5, 5 पर कितने का लाभ, 6 का। यहाँ पर उसको हानि हुई, 10 पर हानि हुई कितने की, 9 की। यहाँ पर उसको लाभ हुआ 10 पर किसका, 11 का। बस सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे अगर कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, ये कट रहा है 2 से 5 बार गया, 2 से 3 बार, देखिए 25/250। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए, नोटिए क्या हो जाएगा, 27 मल्टीप्लाई 11 क्या हो जाएगा, 792, ये हो जाएगा 297। ये किसके बराबर है, ये बराबर है अपना 1188 के बराबर। देखिए 7 चौको 28, तो ये जाएगा 4 बार, ठीक है, 4 बार जाएगा। देखिए 250, 25 चौको कितना हो जाएगा, 100 और 1000, 1000 क्या आ गई, इसकी कीमत आ गई। भाई क्या आ गई, 1000 कीमत आई कि नहीं आई, बताइए। देखिए जहां पर भी 1000 आई थी कीमत, ये भी 1000 आई। अब वो क्या बोल रहा है, खरीदी पर उसने 110 रुपए क्या करिए खर्च, बस 110 क्या कर दीजिए इसमें से माइनस, तो आ जाएगा 890। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो आपको इस रेशो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये रेशो मेथड बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन बच जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक नाव धारा, अभी तक देखिए आपको इसको पता चल ही गया होगा कि जब धारा की विपरीत दिशा में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, जब धारा की दिशा में जाते हैं तो प्लस करते हैं। अब वो बोल रहा है एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, धारा की विपरीत, तो बोट माइनस वाटर क्या है, 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और धारा की दिशा में, धारा की दिशा में मतलब बोट प्लस वाटर 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है। हमें धारा की चाल बताना है, तो निकाल लीजिए धारा की चाल, मतलब हमें वाटर चाहिए, तो इधर उसको माइनस कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, तो ये कट गया, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस 2 वोट, ये भी माइनस होगा। अब भाई 22 में से 14 को माइनस कीजिए, देखिए 12 में 4 गए तो क्या बचा, 8 बचा, ठीक है, 8 ही तो बचा। अब ये भी माइनस का, ये माइनस से माइनस गया, तो वोट बराबर क्या आ गया, 4, क्या होगा, 4 किलोमीटर प्रति आवर। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को भी आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहले मैं इसका आपको बताऊंगा बेसिक, फिर इसका बताऊंगा डायरेक्ट अप्रोच क्या है, क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट ट्रिक सीखने से पहले आपको उसका बेसिक भी पता होना चाहिए कि भाई कोई क्वेश्चन बेसिक से क्या हो रहा है। देखिए यदि एक समबाहु त्रिकोण की भुजाएं में प्रसिद्ध की वृद्धि हो जाए, तो हम बना रहे थे एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ये एक समबाहु त्रिभुज है, हमने मान लिया इसकी भुजाएं क्या है, ए, इसकी भुजाएं ए, भुजाएं ए। एक समबाहु त्रिकोण की भुजाओं में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो त्रिकोण का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा। भाई एक समबाहु त्रिभुज अगर हमने मानी इसकी भुजा ए, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, भुजा मतलब ए का स्क्वायर, यहाँ भुजा क्या है ए, तो भुजा का स्क्वायर होता है फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं मान लेता कि इसकी भुजा कितनी है, 10 है, इसकी भुजा 10 है, तो ये भी क्या हो जाता 10, ये भी क्या होता 10 होता। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर मतलब 100। ये हमारे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता कि नहीं, नहीं, बताओ होता। अब यहाँ पर दिया है कि 20% की वृद्धि हो जाती है,
20% की वृद्धि हो जाती है। देखिए 10 का 20% में वृद्धि करूंगा तो क्या हो जाएगा 12 होगा कि नहीं होगा भाई, यहाँ भी 12। तो देखिए क्या हो जाएगा √3/4। कितने की वृद्धि हुई 20 की, तो मतलब 12, 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 होगा कि नहीं होगा बताइए। यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई √3/4, 44 की वृद्धि हुई कि नहीं हुई, अपॉन किस पर √3/4 100 पर। परसेंट में निकालने के लिए क्या 100 का गुणा, √3/3 से √3/4 गया 100 से 100 गया, तो क्या आ जाएगा हमारा 44% क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये तो था इसका बेसिक, लेकिन देखिए हमको कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम थोड़ी है जो हम इसको इस तरह सॉल्व करके उसमें लिख के आए कि हमको नंबर मिलेंगे। हमें तो केवल आंसर से मतलब है, या चाहे वो आंसर आपका तुक्का दे के आए, चाहे किसी तरह चाहे फोर्ट्रिक दे के आए, तो हमें तो केवल आंसर से मतलब है। तो ये तो था इसका बेसिक, लेकिन हमें बेसिक भी पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। अब देखिए हम डायरेक्ट ट्रिक देखते हैं। अगर आपने पिछला जो 6 नंबर का पेपर अगर आपने देखा हो, जो वीडियो मैंने सॉल्व करवाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था सक्सेसिव केस कि कोई भी संख्याओं में अगर सक्सेसिव वृद्धि हो रही है तो आप उस तरह को किससे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि संभावित त्रिभुज का फॉर्मूला था √3/4, इससे हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है भुजा का स्क्वायर, तो मतलब जो भी इसका स्क्वायर दिया, अगर ये क्यू दिया होता तो हम तर्कसक से 3 बार लगाते, क्रमागत जो है वृद्धि 3 बार लगाते, लेकिन इसमें 2 है तो हम क्रमागत वृद्धि कितनी बार लगाएंगे 2 बार। तो मैंने आपको पिछली वीडियो फॉर्मूला बता दिया है। तो 20% की वृद्धि हो रही है, कितनी देखिए 20 + 20 प्लस क्या होगा प्लस 20 × 20 अपॉन क्या हो जाएगा 100। तो देखिए 20 और 20 क्या हो गया 40, प्लस एक जीरो से ये वाली जीरो गई, ये वाली जीरो से ये वाली जीरो गई, 2 दूनी 4, तो क्या आ जाएगा 44%। क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2। आप डायरेक्ट सक्सेसिव केस लगाकर इन क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं। ये था बेसिक, ये था ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक नहीं कहेंगे, ये भी कंसेप्ट है। सक्सेसिव वृद्धि या सक्सेसिव डिस्काउंट या सक्सेसिव कमी एक तरह का अपने आप में कंसेप्ट है। आप इस तरह भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 2 रेलों की चालों का अनुपात 7:8 है। भाई 2 रेलें, उनकी स्पीड का हमको दिया है अनुपात 7:8 दे रखा है। यदि दूसरी रेल 5 घंटे में 400 किलोमीटर तय करती है तो पहली रेल की चाल बताइए। भाई अगर दूसरी रेल 5 घंटे में 400 किलोमीटर तय कर रही है तो हमको पहली रेल की चाल बताना है। तो देखिए स्पीड क्या होती है भाई, स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है। स्पीड का साक्षात तात्पर्य होता है कि कोई भी एक यूनिट में तय की गई दूरी, कोई भी एक यूनिट में तय की गई दूरी, अब चाहे वो यूनिट सेकंड में हो, मिनट में हो, आवर्स में हो, किसी में हो, भाई उस यूनिट में तय की गई दूरी उसकी क्या कहलाती है स्पीड। अब देखिए कोई दूसरी रेल 5 घंटे में 400 किलोमीटर जा रही है, तो बताइए 1 घंटे में कितना जाएगी 80 जाएगी कि नहीं जाएगी। तो 80 जाएगी तो ये क्या हो जाएगा 80 किलोमीटर क्या पर आवर। ये क्या हुआ इसकी स्पीड। इसमें सवाल में दे रखा है 8, तो 8 रेशो की वैल्यू क्या हो जाएगी 80 के बराबर कितना गुना है 10 गुना। पहले की चाहिए तो इसमें कर दी 10 का गुना, क्या हो जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 3p 6p और 9p का लघुत्तम समावर्तक बताइए। तो देखिए आप इसको विदाउट पेन उठाकर भी दे सकते हैं, थिंक विदाउट इंक, इस तरह का जो होता है उस तरह भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर पी ए तीनों में पी है, भाई इसमें पी है नहीं, ये एबीसीडी वाला पी है, तो क्या है तीनों में पी है, तो ऑप्शन में भी क्या आना चाहिए पी, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये वाला गलत होगा, हुआ क्या नहीं। अब 19 होता है प्राइम नंबर, तो ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन ही क्या होगा ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। नहीं आ रहा समझ में तो देखो पी तो कॉमन है आए गई। अब 3, 6, 9 इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 18, और ये पी, तो भी आप इसका आंसर दे सकते हैं विदाउट पेन उठाए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, जब आप पिता की आयु के अंकों को व्युत्क्रमित करते हैं, भाई जब पिता की आयु के अंकों को व्युत्क्रमित अभी मैंने बताया था क्या होता है व्युत्क्रमित, अगर 23 है तो क्या हो जाएगा 32, तो आप पुत्र की आयु प्राप्त करते हैं, तो आप क्या करते हैं पुत्र की आयु प्राप्त करेंगे। 1 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी थी, कितनी 1 वर्ष पहले पिता की आयु क्या थी पुत्र की आयु की दुगनी थी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्रमता है। तो देखिए बच्चों साथियों या दोस्तों आप जो भी माने, सबसे अच्छा तरीका है इस टाइप के क्वेश्चन को करने का ऑप्शन। भाई अगर आप इसको एक्स मानेंगे या कुछ और मानेंगे तो बहुत फंस जाएंगे। तो देखिए जब 4 ऑप्शन में से इसका आंसर है तो क्यों ना हम ऑप्शन पे ही डायरेक्ट हिट करें। अब दूसरी लाइन को पढ़िए, वो क्या बोल रहा है 1 वर्ष पहले पिता की आयु,
पुत्र की आयु की क्या थी, दुगनी थी। अब मान के चलो 1 वर्ष ये किसकी, पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी थी। अब ये पुत्र है। अब देखिए इसको भी आप दो तरीके से कर सकते हैं भाई, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बोल रहा है। देखिए ऑप्शन में आप जाइए, क्या बोल रहा है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, पहले आएगी पिता की आयु फिर आएगी पुत्र की आयु क्रमशः। इसका मतलब तो यही होता है, पहले पिता की बताना है फिर पुत्र की बताना है। तो स्वाभाविक सी बात है पिता बड़ा होगा, ये वाली चीज क्या होना चाहिए, बड़ा। तो ऑप्शन नंबर 1 तो ऐसे ही हट गया, हटा के नहीं, ऑप्शन नंबर बी भी ऐसे ही हट गया। तो हमको इनको चेक करने की भी जरूरत नहीं है। थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल कीजिए, अपना अपना बुद्धि विवेक लगाइए। देखिए उसने क्या बोला है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः बोला है। तो सवाल में वो पूछ रहा है कि पहले पिता की आयु आएगी फिर पुत्र की आयु आएगी। तो ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी सीखिए कि हम जरूरी है चारों क्वेश्चन, ये जरूरी नहीं है कि हम चारों ऑप्शन को सॉल्व करें, ये समझिए थोड़ा सा आप। देखिए क्या बोला, पिता, तो स्वाभाविक सी बात है, ऐसा तो नहीं है कि पिता भाई पहले पैदा होगा पिता बाद में ही पहला, सॉरी, पिता पहले पैदा होगा पुत्र बाद में होगा। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। अब इस पे आते हैं। अब इसमें से 1 माइनस कीजिए 30, इसमें से कीजिए 12, तो ये इसका गुना है कि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये भी गलत हो गया। बचा ऑप्शन नंबर 4, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। नहीं है विश्वास तो सॉल्व करके देखिए। 73 में से 1 माइनस किया गया 72, 37 में से 1 माइनस किया गया 36, ये पुत्र से दोगुना है कि नहीं है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए पेपर में ऑप्शन आंसर लाना जरूरी है, ना कि ये कि आपने उसको किस मेथड से किया है। आपकी प्रैक्टिस जिस मेथड पे, आप उस मेथड से आंसर लाइए। हमें केवल आंसर से मतलब है और आंसर होना चाहिए सही। बस थोड़ा सा दिमाग को शांत रखिए और देखिए कि हम किस तरह ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 3 संख्याओं का योगफल 90 है। भाई कोई 3 संख्याएं 1 2 3 और पहली और दूसरी संख्याओं के बीच 2:3 का अनुपात है। तो देखिए 2:3 का अनुपात, एवं दूसरी और तीसरी के बीच 3:5 का अनुपात है। तो तीसरी जगह देखिए, अब इसमें तो आप डायरेक्ट रेशो बता देंगे क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह क्या है, सेम रेशो हो जाएगा 2 3 5। अब वो बोला इनका योग कितना है 90, है कि नहीं। लेकिन देखिए 5 3 8 और 2 9, 9 की वैल्यू 90, 1 की वैल्यू 10। क्या पूछ रहा है हमसे, तो तीसरी संख्या क्या है 5, तो क्या हो जाएगा, क्या हो गया भाई, कुछ गलत हो गया। तो तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या तो 5 होना चाहिए, 90 ही है ना। देखिए 5 3 8, 8 और 2 10, सॉरी 10 होगा ना ये, अरे 1 मिनट, हाँ सॉरी ये गलत हो गया, थोड़ा सा मैंने प्लस गलत कर दिया। क्या ये 5, देखिए 5 3 8, 8 और 2 10, 10 रेशो की वैल्यू है 90, 1 रेशो की वैल्यू क्या है 9, है कि नहीं। हमको इसका बताना है, तो 5 9 पन्ना 45, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दो संख्याओं का योग क्या है 15। भाई दो संख्याएं उनका योग क्या है 15, और उनके वर्गों का योग दिया है हमको 113। तो संख्याएं, तो देखिए साथियों, अब आपको अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, आप यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे, आप यहाँ पर रखेंगे, यहाँ से आप ab का मान निकालेंगे। तो बच्चों बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये सवाल। इससे अच्छा तरीका है कि आप सबसे पहले ऑप्शन पर स्ट्राइक करें। देखिए उसने बोला दो संख्याओं का योग कितना है 15, देखिए 6 9 15 15 15 सब में होता है 15। अब देखिए आपको ऑप्शन को कैसे हटाना है, उनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए 113। अब देखिए इसमें मैं आता हूँ, इसमें हो जाएगा योग 25 और इसका हो जाएगा 100, तो इसका तो हो रहा है 125, ये होगा क्या, नहीं गलत। अब यहाँ पर 11 का होता है 121, ये पहले ही ज्यादा होता है तो ये भी गलत। अब हमको केवल दो ऑप्शन चेक करना है, 6 का होता है 36 और इसका होता है 81। तो देखिए 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, यूनिट डिजिट आ रहा है 7, जबकि यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए 3, ये भी गलत। ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 इसका आंसर। नहीं है तो सोल्व करिए, क्या हो जाएगा 49 और 8 का 64। तो देखिए 9 और 4 13 की 3 हासिल आई 1, भाई 6 और 4 10 और 1 11, 113। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3। मैं फिर से बोलूंगा, इस टाइप के क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका है ऑप्शन। आप एक से भी जा सकते हैं लेकिन फंस जाएंगे, आपका टाइम बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको भी ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं। देखिए कैसे, दो संख्याओं का योग 1000 है, हमने देखी 1000 1000 1000 1000, चारों में 1000 दिया, चलो पहली कंडीशन सेटिस्फाई। अगला आओ, एक संख्या का 40%, मतलब अगर पहली संख्या 600 है तो 600 को 40% क्या हो जाएगा, 600 को 24 होगा कि नहीं होगा 240। 4 चौका 60%, 2 जीरो से 2 6 चौको 24 240। ऑप्शन ए की क्या हो जाएगा हमारा आंसर। आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो मैं आपको इसको बेसिक से बता देता हूँ। देखिए दो संख्याओं का योग, हमने मान ली दो संख्याएं x प्लस वाई बराबर
1000, ठीक है। यदि एक संख्या का 40%, x का 40%, दूसरी संख्या y के 60% की क्या है, समान है, बराबर, सॉल्व करिए। ये x अपॉन क्या हो जाएगा y, ये 60/40 क्या हो जाएगा 3/2, होगा कि नहीं होगा। अब इन सब का योग कितना है 5, लेकिन सवाल में दे रखा है 1000, एक की वैल्यू कितनी है 200, हमें बताना है संख्या 2, देखो ये हो जाएगी 600, ये हो जाएगी 400, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए की क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ये इसका बेसिक है, ये मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया था कि आप बिना पेन उठाए भी इसका आंसर दे सकते हैं। अब मर्जी आपकी है, आपको किस तरह करना है, समय बचाना तो डायरेक्ट कीजिए, मैंने से भी आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए औसत निकालिए। अब देखिए औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। देखिए बच्चों क्या होता है, कई जगह मैंने देखा है कि कई लोग इसको है ना यूनिट डिजिट से भी करते हैं। आप बच्चे इसको यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कोई इसमें वो नहीं है दिक्कत कि आप यूनिट डिजिट से नहीं कर सकते, आप यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। आप एक कोई संख्या मान लीजिए इसमें छोटी, तो उसका एवरेज उसकी तुलना करके भी कर सकते हैं। लेकिन बच्चों देखो आप इसको यूनिट डिजिट से करोगे। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन देखिए, मैं इसमें बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 6 है। अब 6 से आप गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे यूनिट डिजिट से। देखिए 9 चौको 9 छक्के 54, 4 आया कि नहीं आया। अब 6 चौको 24, 4 आया कि नहीं आया। अब ये 2 ऑप्शन यूनिट डिजिट से क्या आ गए, सेम आ गए। तो उसके बाद आपको करना तो उसको बेसिक से ही पड़ेगा ना। तो इससे अच्छा है कि आप क्यों ना इन सवालों को पहले बेसिक से ही कर लें, इतना समय ही नहीं लगेगा भाई, हमको इनको जोड़ना ही तो है, जोड़कर भाग देना है। तो आप यूनिट डिजिट के चक्कर में मत पड़िए, इस तरह के क्वेश्चन को आप बिल्कुल बेसिक से करिए, तुरंत आपका आंसर निकलेगा। चलिए आप कर लेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक रेल 200 मीटर लंबे, हम जानते हैं रेल भाई क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक रेल 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 किलोमीटर प्रति घंटा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 90 सेकंड में पार करती। भाई यहाँ सेकंड है, सवाल में सेकंड बदलो, सबसे पहला काम करो उसको बदलो, उसमें 5/18। अब एक रेल 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, रेल प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो क्या होता है, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस रेल की लंबाई, दोनों की लंबाई को पार करेगी किसमें 90 सेकंड में। सोल्व करिए। देखिए 18 पंचे 90, 6 पंचे 30, 5 तिया 15, क्या जाएगा 1500 बराबर 200 प्लस एक्स, तो एक्स बराबर आ गया 1300। ये क्या आ गई, ट्रेन की लंबाई आ गई। अब पढ़िए आगे बोल रहा है वो, विद्युत खंभे को पार करने में रेल द्वारा लिया गया समय। अब विद्युत खंभे को पार कर रही है, तो जब भी ट्रेन विद्युत खंभे को पार करती है तो क्या करती है, खुद की लंबाई को तय करती है। तो ये क्या हो जाएगा 1300/t। सॉल्व कर लीजिए, 6 से काट दीजिए, 10 बार 18, ये 1 0 से 1 0 गई, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 3 बचा 5 छक्के 30, 26, 26 तिया 78, टाइम 26 इंटू 3 कर लीजिए, 6 तिया 18 की 8, कैरी 1, 3 छोड़ 1 7, 78, क्या जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक अनाज व्यापारी ने 600 कुंटल चावल को 7% के लाभ पर बेचा। भाई कोई व्यापारी था, उसने 600 कुंटल चावल को 7% के लाभ पर बेचा। यदि एक कुंटल चावल की कीमत 1600 रुपये पड़ी, तो उसका क्रमशः कुल लाभ और विक्रय मूल्य बताना है। तो देखिए बच्चों इसमें भी छोटा सा अप्रोच अपनाना है अपन को। इसमें आप कोई भी एक वैल्यू निकाल लीजिए तो आंसर आ जाएगा। और आप अगर देखेंगे तो इसके देखिए सारे ऑप्शन क्या है, अलग है। देखो बच्चों हमको पेपर में समय बचाना है और थोड़ा सा एडवांस अप्रोच बनाना है, हमको भीड़ से थोड़ा सा अलग होकर काम करना है। भाई जो भीड़ काम कर रही है अगर वही हम काम करेंगे तो हम सफल कैसे होंगे। हमको थोड़ा सा एडवांस अप्रोच अपनाना है और ऑप्शन को देखकर एलिमिनेट करना है कि हम कितने जल्दी उसका आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए एक अनाज व्यापारी ने 600 कुंटल गेहूं को 7% के लाभ पर खरीदा बेचा। यदि एक कुंटल चावल की कीमत 600, भाई 600 कुंटल चावल है, एक कुंटल चावल की कीमत पता है हमको 1600, तो 600 कुंटल चावल की कीमत देखिए 16 छक्के 96, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया। अब देखिए अब वो बोल रहा है इसको 7% के लाभ पर बेचा। अब देखिए 9,60,000 है, इसको लाभ पर बेचा है, तो स्वाभाविक सी बात है 9,60,000 से ज्यादा रुपए में ही बेचेगा। भाई बेचेगा कि नहीं बेचेगा, उसका विक्रय मूल्य, ये तो आया क्रय मूल्य, क्या है क्रय मूल्य आया कि नहीं आया बताइए। ये तो हमें क्या प्राप्त हुआ है, कॉस्ट प्राइस प्राप्त हुई कि नहीं हुई। भाई एक अनाज व्यापारी ने 600 कुंटल चावल को 7% के लाभ पर बेचा। यदि एक कुंटल चावल की कीमत 1600 है, एक कुंटल की 1600, 600 कुंटल की 9,60,000 है। अब इसको बेचे पर 7% का लाभ कमा रहा है, तो 9,60,000 से ज्यादा पे ही तो बेचेगा कि नहीं बेचेगा बताइए, बेचेगा। अब देखिए अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 ही है जिसमें इसका वैल्यू ज्यादा है। ये देखिए 7,27,000 इससे कम, ये गलत।
ये कम, ये गलत, ये गलत। तो आप इसको सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है बच्चों, आपको केवल मल्टीप्लाई करके आपको दिखना था और इसका आंसर आ गया। लेकिन फिर भी मैं इसको आपको सोल्व करके बता देता हूँ। अब इसको 7% के लाभ पर बेच रहा है तो क्या बचेगा, 107/100, यही तो होगा। 2 जीरो से 2 जीरो गई, बस मल्टीप्लाई कर लीजिए 96 का। देखिए 7 छंग 42 की 2, कैरी आई 4, 4 बचा, 6 कम 6, 9 की 3 है ना, और कैरी आई 6, 9 कम 9। अब देखिए 2 7 2 10, 10 27 2, ये 2 जीरो 2 जीरो, ये 2 जीरो 2 जीरो। देखिए ऑप्शन नंबर 4 ये कि नहीं हमारा आंसर है बिल्कुल। अगर देखिए इसमें कोई और ऑप्शन इससे ज्यादा होता तो हम उसको भाई सॉल्व करके देख लेते हैं, लेकिन जब हमको दिख ही रहा है कि यही ऑप्शन होगा तो हम क्यों सॉल्व करें, हम क्यों अपना टाइम बर्बाद करें। अब आप वैसे तो निकालना इसको भी चाहिए, लेकिन क्यों निकालें जब हम ऑप्शन इसी में ये दे रखा तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 6 वर्ष पहले रमेश और सुंदर, कोई भाई रमेश थे, कोई रमेश थे, ठीक है, और उनसे ज्यादा कोई सुंदर थे, ठीक है भाई, सुंदर, ठीक है, सुंदर में ऐसा आएगा, सुंदर थे। उनकी आयु का अनुपात 6:5 है। 4 वर्ष पश्चात, भाई 6 वर्ष पहले उनकी आयु का रेशो क्या था, ये था। 4 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या हो रहा है, 11:10 होगा। तो सुंदर की वर्तमान आयु क्या है, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, आप इसको एक्स मान के भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए अगर इनका डिफरेंस क्या है, समान है, यहाँ भी डिफरेंस क्या है 5, यहाँ भी डिफरेंस क्या है 5। अगर डिफरेंस समान है तो सबसे अच्छा तरीका होता है इसको रेशो से करना, भाई सबसे अच्छा तरीका है इसको रेशो से करना। अगर डिफरेंस समान नहीं है तो उसको सबसे अच्छा तरीका होता है एक्स से करना, क्योंकि आपको रेशो अगर समान करते तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, कई बार गलत हो जाता है, तो आप उससे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें रेशो समान है, मतलब डिफरेंस समान है, तो आप इसको रेशो से ही करें। अब देखिए वो क्या बोला, 6 वर्ष पहले रमेश और सुंदर की आयु का अनुपात ये था, और 4 वर्ष पश्चात, मतलब 6 और 4 10, 10 वर्ष का अंतर बता रहा है वो, तो क्या हो जाएगा, इनके बीच अंतर है 5 का, लेकिन सवाल में दिया है 10 का, तो एक का अंतर क्या हो जाएगा 2। अब बताना है सुंदर की वर्तमान आयु। अब देखिए सुंदर की वर्तमान आयु या तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए या यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, जैसे मैंने बोला 5 × 2 कितना हो जाएगा 10, 10 तो थी, लेकिन 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले, तो 6 इसमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तो क्या जाएगा 16। ऑप्शन नंबर क्या आ गया फर्स्ट। अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करते 10 में क्या जाता 20, लेकिन ये क्या थी 4 वर्षों की क्या थी बात थी, तो इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, 4 को माइनस करना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, तब भी आ गया फर्स्ट। आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो वाला मेथड आप अपनाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए निम्नलिखित में से 9 सही 3/8 से कम क्या है, तो देखिए सिंपल सोल्व कर लीजिए। देखिए ये तो 10 बार गया, ये होगा नहीं, हमको कम बताना है, ठीक है। ये कितनी बार गया 15, ये भी नहीं होगा, गलत है। इसको सॉल्व की, देखिए 6 कम 6 कितना बचा 2 बचा, 6 चौको 24, ये भी नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर क्या होगा, एक ही हो जाएगा इसका आंसर, सोल्व करके देखने की भी जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दिया गया है कि 40 96 को हम 64 ले सकते हैं, तो इसका मान सिंपल, देखिए 40 96 को क्या लिखेंगे हम 64 प्लस, और इसकी जगह क्या आएगा, देखिए 64 आया, प्लस 64.1, भाई दशमलव बताएंगे तो आएगा कितना 2 जीरो, 2 जीरो को अंडर रूट लेंगे तो 1 जीरो, क्या जाएगा प्लस 64 प्लस 6.4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70.4, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यदि एंगल ए बराबर 50 डिग्री, हमें एंगल दिया है 50 डिग्री, तो वो पूछा एंगल बी। तो देखिए मैंने आपको पहला पेपर हुआ था उसमें भी मैंने आपको बताई थी प्रॉपर्टी कि भाई कोई वृत्त है, इसकी कोई जीवा है, मैंने मान लिया ये वृत्त है, इसकी जीवा है ए कोमा बी। किसी वृत्त की जीवा से उसकी परिधि पर, किसी वृत्त की जीवा से उसकी परिधि पर बनाए गए कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। भाई थोड़ा सा दिक्कत, डायग्राम आप समझना, हम क्या होते हैं पेंटर नहीं है, बस थोड़ी सी प्रयासदारी है। अब देखिए किसी वृत्त की जीवा से उसकी परिधि पर बनाया गया कोण क्या होता है, बराबर। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, ये भी क्या हो जाएगा थीटा, ये भी क्या हो जाएगा थीटा। ये एक्स है तो ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स। कहने का तात्पर्य है कि किसी वृत्त की परिधि, सॉरी किसी वृत्त की जीवा, भाई ये वृत्त की क्या है जीवा, उस जीवा से उसकी परिधि पर बनाए गए कोणों का मान सदैव और सदैव क्या होता है बराबर, ठीक है। बस वही चीज यहाँ पर दी है, ये हमने मान ली ये क्या वृत्त की जीवा है कि नहीं, ये हम दोनों को इसको आपस में मिला दिए, इस वृत्त की जीवा से ये कोण 50 है, ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये भी सिंपल, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी और
ए माइनस बी, बस लगा दीजिए। तो देखिए 8a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 35 प्लस 27, 35 माइनस 27। देखिए सॉल्व कीजिए, 7 5 12 की 2, कैरी आई 1, 62 मल्टीप्लाई 35 में से 7 गए तो 8 बचे, क्या हो जाएगा 8a, 8 से 8 गया, a बराबर क्या आ गया 62। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर। बहुत सिंपल सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये मैं आपको पहले भी बताते आ रहा हूँ शुरू से कि कोई एक समांतर रेखा, सॉरी कोई एक सरल रेखा पर बनने वाले कोई भी कोण का योगफल क्या होता है 180, चाहे वो कोण यहाँ बने, कोण यहाँ बने, यहाँ बने, ऐसा बने, कहीं भी बने, तो उस कोण का मान क्या होता है 180 डिग्री। ये हम पहले भी जान चुके हैं। बस वही चीज यहाँ पर देखिए, ये एक सरल रेखा है, इस पे ये दो कोण बन रहे हैं, तो 2 + 1 इसका मान क्या हो जाएगा 180, 3 रेशो बराबर 180, एक रेशो की वैल्यू 1860 होगी कि नहीं बताइए। अब हमसे बोल रहा है कोण 2 का मान, कोण 2 क्या है 2, तो 60 दूनी 120, 120 डिग्री क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यदि m बराबर ये है तो 1, तो मैंने आपको पहले क्लास में ही बताया था अगर हम किसी की पावर 0 लिख दें उसका मान क्या होता है 1, x की पावर 0 1, अगर 100 है उसकी पावर भी 0 है तो 1। इसको करिए, देखिए 4 2m माइनस 8, इधर मैंने लिख दिया 4 की पावर 0। भाई आधार समान है, घातों की क्या हो जाएगी तुलना, 2m माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 2m इज इक्वल टू 8, m इज इक्वल टू 4। सिंपल है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यदि 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले घनाभ, भाई कोई एक घनाभ है, घनाभ बनाइए, ये घनाभ है कोई सुंदर सा, ठीक है, ये घनाभ है। वो बोल रहा है घनाभ 6 सेंटीमीटर लंबा, ये 6 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और ऊंचाई हमको दी नहीं है। वाले घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 126 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई हम जानते हैं, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 LB प्लस BH प्लस HL इज इक्वल टू, देखो हमको दिया 126। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 लंबाई गुणित चौड़ाई, चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ऊंचाई गुणित लंबाई, काट दीजिए। देखिए 2 से ये गया, कितनी बार गया 6 बार, 3 बार, ताकि LB क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 प्लस 5 इंटू एच प्लस h इंटू 6। सॉल्व कर लीजिए, देखिए 6 पंजा 30 प्लस 5h प्लस 6h इज इक्वल टू 63। देखिए 5h 6h कितना हो जाएगा 11, 11h, ये 30, 30 यहाँ पर जाएगा, 63 में से 30 गया तो बचेगा कितना 33, ना कि 30। तो h बराबर क्या आ गया 3, ये h बराबर क्या आ गया 3, तो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक समचतुर्भुज ABCD, देखिए ये समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी मैंने आपको पिछले वाले पेपर में भी बताई थी। कोई समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक मैं फिर से बता देता हूँ आपको। कोई भी ये समचतुर्भुज है, ठीक है, इसमें हमको दिया ABCD, AC बराबर, देखिए समचतुर्भुज ABCD, इसमें हमको दिया है AC बराबर 6 सेंटीमीटर, ये बराबर दिया है हमको 6 सेंटीमीटर, और BD बराबर दिया है हमको 6 सेंटीमीटर, सॉरी AC बराबर दिया है हमको 8 सेंटीमीटर, ये AC दिया हमको 8 सेंटीमीटर, और BC मैंने आपको पिछले भी क्लास में बताया था अगर कोई समचतुर्भुज है इसमें क्या होता है, इसकी क्या होती है आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती है कि नहीं, और इसके विकर्ण क्या होते हैं एक दूसरे को समान बिंदुओं पर क्या करते हैं प्रतिच्छेद। तो ये वाला इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, और ये क्या करते हैं 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटते हैं। कोई समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे। अब कोई अगर एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेगा तो उसके विकर्ण को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो ये टोटल 8 है। भाई BD कितना है, सॉरी 6, BD 6 तो ये हो जाएगी 3, ये हो जाएगी 3, AC 8 है तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, और ये 90 डिग्री पर काट रहा है, मतलब ये क्या बन रहा है एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब समकोण त्रिभुज की एक भुजा 4 एक भुजा 3 है, तो एक भुजा की क्या होती है 5, क्या होता है ये ट्रिपलेट होता है, आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया है। भाई ये कुछ ट्रिपलेट तो आप याद ही रख लीजिए, जैसे 3 4 5, इसका हमेशा 5 ही आएगा, नहीं है तो आप सिंपल लगा दीजिए कर्ण, कर्ण हमको ये वाली भुजा निकालना है, भाई हमको ये निकालना है, मान लीजिए ये निकालना है, हमने मान लिया कर्ण का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर, मान लीजिए AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर 16 प्लस इसको मान लेते हैं O, मान लेते हैं AO का स्क्वायर 16, OB का स्क्वायर 9, कितना आ गया 25, AB का स्क्वायर, AB बराबर क्या आ जाएगा 5। अब इस तरह भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए
एक समांतर चतुर्भुज के आसन कोण, देखिए समांतर चतुर्भुज की भी प्रॉपर्टी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। देखिए समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने वाले कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर। अगर ये कोण x है तो ये वाला कोण भी x होगा, अगर ये y है तो ये वाला y होगा। और आसन्न, आसन्न मतलब एडजेसेंट पॉइंट या एडजेसेंट एंगल। भाई हम समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योगफल हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री। मैं पिछली वाली प्रॉपर्टी बना चुका हूँ। आसन कोण दिए 3:2 के अनुपात में, क्या जाएगा 180। 5 रेशो बराबर क्या दिया है 180, 1 रेशो की बराबर 5 या 15, कितना बचा 3 संख्या 30 36। क्या बोल रहा है, बड़ा कोण क्या है 3, 36 का मल्टीप्लाई करिए 3 में, कितना आ जाएगा 108। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। बस प्रॉपर्टी याद रखिए, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं और आसन्न कोण ये x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, y प्लस x बराबर 180 डिग्री, इधर ये वाला 180 और ये x वाला 180 डिग्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर सिंपल इसको सॉल्व कर लीजिए। इसका कैंची गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 5x माइनस 5। ठीक है, इसको यहाँ ले आइए तो ये हो जाएगा, इसको यहाँ ले जाइए 5 बराबर माइनस x, तो x बराबर क्या आ जाएगा -5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4। सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। 38 के घन में इकाई का अंक निम्नानुसार होगा। 38 के घन में क्या करना है, हमें 38 का क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। तो बच्चों क्या करिएगा, 38 का आप ऐसे लिख के इसका क्यूब निकालने मत लग जाइए। आप केवल सिंपल लिखिए 38 के क्यूब को क्या लिखेंगे हम, 38 मल्टीप्लाई 38 मल्टीप्लाई 38। अब इसका क्यूब निकालना मत लग जाइए, अपर को तो भाई यूनिट डिजिट बताना है, इकाई अंक बताना है। क्यों ना हम इसके इकाई इकाई तो ले लें। देखिए 8 का गुणा इसमें करेंगे, 8 DN 64, 64 आया। अब केवल हमको इसका इकाई का डिजिट लेना है, तो 4 और ये 8 इंटू 8, 8 चौको 32। हमें केवल यूनिट डिजिट से मतलब है, मतलब 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सॉरी ऑप्शन आंसर होगा 2, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए फिर से आ गया, एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप 150 डिग्री है। हम बना देते हैं भाई, कोई समांतर चतुर्भुज है। हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यदि इसकी एक भुजा दूसरी भुजा से 25 सेंटीमीटर अधिक, हम मान लेते हैं ये भुजा x है, तो इसकी इससे क्या हो जाएगी 25 सेंटीमीटर अधिक हो जाएगी, तो छोटी भुजा निम्न होगी। भाई ये x 25, तो ये x प्लस 25, ये x। और हम जानते हैं किसी भी चतुर्भुज, त्रिभुज, आयत, वर्ग या किसी भी क्षेत्र का परिमाप क्या होता है, उसकी भुजाओं की लंबाई। भाई ये जो भुजाएं हैं, भाई या तो ये से लिख लिए 2l प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन फॉर्मूले को क्यों रटें भाई, परिमाप मतलब उसकी भुजाओं का योग, बस इसका योग कर दीजिए। देखिए x x x x क्या हो जाएगा 4x, 25 25 क्या हो जाएगा 50 इज इक्वल टू कितना दिया है 150। 4x बराबर क्या जाएगा 100, x बराबर कितना आ गया 25। क्या पूछा है हमसे, तो इसकी छोटी भुजा निम्न होगी। छोटी भुजा क्या थी x, 25 आ गया, डायरेक्ट क्या हो जाएगा आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यदि विक्रय मूल्य 670 रुपए है और इसकी हानि 4% है, तो लागत मूल्य क्या जाएगी, भाई निकाल लेंगे आप। देखिए भाई हानि मान के चलिए कोई वस्तु की कीमत x थी, आप इस तरह भी कर सकते हैं, 4% की हानि हुई, 96 बटे 100 बराबर 670। तो x बराबर क्या हो जाएगा 670 बटे 96 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा 24, यह जाएगा 25। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, आंसर जाएगा। नहीं तो आप रेशो में भी कर सकते हैं। 4 को क्या लिखेंगे 1/25। 25 पे कोई वस्तु बेचने पर हानि हो रही है उसको, तो वो वस्तु कितने में बेच रहा है 24, इसकी कीमत दी है 670। एक रेशो की वैल्यू 670 बटा 24, हमको 25 की वैल्यू चाहिए, 25 का गुणा। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका क्या जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भाई इसको आप सॉल्व करना है, बस केवल आपको डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, आप इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 20,000 रुपए की धनराशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। आप देखिए इसको रेशो मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि यहाँ पर जो 8% रेट दी है ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप इसको क्या करिए वेन डायग्राम से करिए, बहुत ही जल्दी सवाल हो जाएगा। देखिए अब 8% वार्षिक दर को क्या लिख सकता हूँ मैं, देखिए 8/100। अब देखिए 4 दूनी 8, 25, ठीक है, तो क्या आ गया 2/25। अब निकालिए इस पर वेन डायग्राम। देखिए पहले साल 2000, ये क्या हमारा मूलधन, ठीक है। अब इस पर वेन डायग्राम लगाना है, पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए, तीसरे साल के लिए। रेट लगाइए 2/25। देखिए 25 8 बार गया, तो 8 दूनी 16, क्या जाएगा 1600। तो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल क्या रहेगी 1600। अब दूसरे साल इस पर ब्याज लगेगा, फिर इस पर भी ब्याज लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। तो 1600 का फिर से लगेगा 2/25,
25 काटिए, कितनी बार जाएगा देखिए, 25 पंजे 25 छक्के 150, ठीक है 100 बचा, 25 चौको 100, 64 64 दूनी 128, क्या जा रहा है 128, ये 128, ये दूसरी साल। अब तीसरे साल जब इस पर आएंगे तो फिर से इस पर लगेगा कितना, 128 ही लगेगा, लेकिन तीसरे साल इस वाले पे भी तो लगेगा 225, ठीक है। अब काटिए देखिए 128 को काटिए आप किससे, 128 डिवाइड 225, देखिए कितनी बार गया, 25 पंजे। आप एक काम कीजिए, इसको कैसे काटिए, 128 है ना, आप इसको काट दीजिए 25 से ही काट दीजिए, देखिए डायरेक्ट 25 से ही काटते हैं अपन, ठीक है। देखिए 25 चौको तो कितना बचा, 25 चौको नहीं 25 पंजे 5 बार गया, 25 पंजे 125, कितना बचा 3 बार गया, नहीं जा रहा दशमलव लगाओ, कितना हो गया 30, 25 से कम 25, 5 बचा, 25 दूनी 50, 5.12 मल्टीप्लाई 2, देखिए 12 दूनी 24.5 दूनी 10, तो क्या आ गया 10.24। देखिए अगर आपको वेन डायग्राम से चक्रवर्ती ब्याज निकालना नहीं आता या आपको रेशो मेथड से चक्रवर्ती ब्याज निकालना नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा जिससे आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। अब हमसे देखिए 3 वर्ष का ब्याज पूछा, बस इन सबको जोड़ दीजिए आपस में, भाई 1600 1632 तो 16 दूनी 32 किया 48, क्या हो जाएगा 48, तो 128 128 28, इसको जोड़िए 8 के 8 2 8 की 24 की 4, कैरिया 2 2 4 6 8, ठीक है 1 2 3 3 और ये 10.24। देखिए 0.24 किस में आ रहा है, 0.24 केवल ऑप्शन नंबर 1 में है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। पूरा भी इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है, फिर भी कर लेते, देखिए 4 8 और 1 9 11 की 1 तो 51.94 हमारा क्या आ गया चक्रवर्ती ब्याज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए सरल कीजिए भाई, इसको तो सरल करना है, बस इसके क्या कर दीजिए फैक्टर, इसको इस तरह तोड़िए, 72 एकम 72 और 12 छंग 72, देखिए हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 12n माइनस 6n माइनस 72 अपॉन n माइनस 6, n कॉमन आ रहा है, अंदर बचा n प्लस 12 माइनस कॉमन ले लिया, माइनस 6 कॉमन ले लिया, n प्लस 12 बचा अपॉन n माइनस 6। अब सॉल्व कीजिए, n प्लस 12 n माइनस 6 अपॉन n माइनस 6, n माइनस 6 से n माइनस 6 किया, क्या बचा n प्लस 12, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये था आज की क्लास, ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ये पेपर आपको कितनी हेल्प कर रहे हैं हमें ये भी बताएं। अगर आपको कोई टॉपिक में डाउट है तो आप वो भी मुझे बताइए, मैंने अपना नंबर वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आपको किसी टॉपिक में या किसी क्वेश्चन पे भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और ये वीडियो और मेरे द्वारा किया जा रहा प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, तथा आपके जो भी दोस्त इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंचाइए। और हमेशा खुश रहिए और कोशिश करिए कि आपके पास जो भी व्यक्ति हैं वो भी खुश रहें। जय हिंद।